नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएँ। ये हमारा शायद पहला एपिसोड है इस नए साल के अंदर। आनंद आपको भी नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, बड़ा स्वाभाविक है कि जब भी नया साल आता है तो हम लोग थोड़ा-सा रिकैप करते हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि मोदी जी के 10 साल हो चुके हैं, तो थोड़ा-सा ये इस पर भी बात कर ली जाए क्योंकि अभी हाल में मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू फील ऑफ द 10 इयर्स ऑफ मोदी रूल? तो मेरा एक बड़ा शॉर्ट सा जवाब था कि डिसइल्यूज़न्ड यानी कि मायूसी का माहौल जैसा है। और उन्होंने कहा कि क्या चीज़ आपको लगता है कि हम लोगों ने खो दी है? तो मेरे हिसाब से हमने तमीज़ खो दी है इस लास्ट 10 साल में। हमारे बोलने का तरीका, हम जैसे इंटरैक्ट करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन जैसे बात करते हैं और जब देश का सबसे बड़ा नेता उसी की ज़बान ऐसी हो, तो नीचे वाले तो कुछ भी बोलेंगे। ये आप पिछले कई सालों में देख चुके हैं कि यहाँ बीजेपी के नेता किस तरह से पब्लिक डिस्कोर्स करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आप मोदी जी को कहाँ देखते हैं? मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत ही जैसा मैंने कहा मायूसी की बात है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर इस टाइप का आदमी है। तरह-तरह के ये पोशाकें पहन के जाते हैं। इससे पहले हम नेहरू जी को देख चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक। इस टाइप का बिहेवियर पब्लिक में कभी नहीं देखा। तो एक तो इन्हें फ़ोटो खिंचाने का शौक रहा है, ये कुछ भी बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। लेफ्ट में मैंने एक टेबल लगाया है कि ये इंडिपेंडेंस डे जब स्पीच देते हैं तो बोलते ही जाते हैं, डेढ़ घंटा, पौने 2 घंटा ये बोलते हैं, इन्हें बोलने का शौक है। उसके हिसाब से मनमोहन सिंह की स्पीचेस का टाइम देख लीजिए 35 मिनट 40 मिनट में खत्म हो जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम बोलते थे, आधा घंटे से ज़्यादा उन्होंने कभी इंडिपेंडेंस डे स्पीच नहीं दी। और इन सबके भाषण में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता था, इन्फॉर्मेशन आती थी। बट मोदी जी क्या बोल के जाते हैं वो कुछ पता नहीं है। तो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर हाउ डू यू रेट मोदी फॉर ऑल ऑफ अस? आनंद। अजय, मतलब पहले मुझे लगता है कि हम लोग एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज अ पर्सन, देखिए, हरदम ये बहुत दुख होता है। और मुझे, मतलब ये मैंने कई बार, अभी नहीं, कई पिछले कई सालों से लग रहा है। और जो आपने कहा मायूसी, अगर आप कह रहे हैं तो यू आर वेरी ग्रेशियस, आप बहुत हल्के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री के पद पे अगर कोई बैठता है तो ये माना जाता है कि कुछ चीजें अगर उसके पास अ, वो समदृष्टि नहीं है, लेकिन उस पद पे बैठने के बाद वो दृष्टि उसकी कम से कम समता वाली होगी। मोदी जी शायद अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जो भाजपा कार्यकर्ता, क्या बोले, मतलब वो कार्यकर्ता के रोल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। भाषा की बात क्या कहें, क्योंकि वो बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां हो जाएंगी। लेकिन मुझे ठीक से याद है, हम और आप जब स्कूल में पढ़ते थे और अगर कोई इस तरह की बात करता था जिसकी भाषा में बहुत से मतलब रिस्पेक्ट का अभाव होता था, या जिसकी भाषा ठीक नहीं, तो उसके कहा जाता था भाई इसके संस्कार में ऐसा है। अब संस्कार को आज को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर इस तरह का संस्कार जिसका है, जिसको लगता है कि ये, और देखिए, ये भाषा खास करके जब महिलाओं की बात आती है, कहीं कुछ आती है, तो वो भाषा और गिरती चलती है इनके। मंगलसूत्र, मुजरा, क्या क्या, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब। और मोदी जी इसको इसको पसंद करते हैं ही। अगर आपको याद हो, जब इन्होंने दीदी ओ दीदी किया था, तो ही वो अपने में इनको लगा था कि क्या मैंने एक नया शगुफा ले आया हूं, व्हेन आई एम कॉलिंग समवन दीदी ओ दीदी। वो अलग बात है कि बंगाल में वो उल्टा पड़ गया, लेकिन बाकी जगहों पे ही फील्स दैट ही इज डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। तो मुझे एक तो ये लगता है कि जो मोदी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो पद की गरिमा है उसको उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज कर दिया है। मतलब अब नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री डजंट लुक लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मैं आज किसी के साथ एक शो कर रहा था, उनका कहना था कि जिस तरह से मोदी जी बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि उनको वो पास मिल जाए, वो किसी तरह से शपथ ग्रहण में पहुंच ही जाए ट्रंप की।
अरे भाई नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, तुम काहे के लिए परेशान हो? वाई यू आर सो, एक आदमी भेजे हुए हैं, वो वहां बैठा हुआ है, वो पैरवी कर रहा है, इससे कहलाना, उससे कहलाना, ये कहना, वो कहना, ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आपको याद हो, वो हम स्टेट गेस्ट मुझे बनना है, स्टेट गेस्ट मुझे बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो मैं जो मतलब हर जगह हमारा, चूंकि हमारे पास 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसको, उसके लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, इस इन सारे लिहाज की वजह से मोदी जी। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि आप कोई भी ऐसा, कोई भी फ्रंट ले लीजिए, आर्थिक फ्रंट पे, अच्छा, और केवल उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गर्मा नहीं दिखाई, उन्होंने एक नई चीज शुरू की, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। मतलब आप क्यों झूठ बोलते हैं भाई? आप, अगर देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो गुजर रहा है, बताइए कि देश का में मुश्किल हालात हैं। आप आर्थिक पक्ष में जब बार बार कहते हैं कि 5 ट्रिलियन, आपने 2018 में कहा था 2022 में होगा, 2022 आ गया, आपने कहा 2025 में हो गया, अब आप कहते हैं 2027 में होगा। ये आपको भी पता है 2027 में नहीं होगा, क्योंकि 2027 होने के लिए 15% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तो आप क्यों झूठ बोलते हैं? मतलब झूठ बोलना मैं मान सकता हूं कि स्लिप ऑफ टंग, आप इसी झूठ बोल बोल के, अच्छा होता क्या है ना कि कोई झूठा व्यक्ति अगर झूठ बोले तो कुछ दिनों बाद उसमें विश्वास करने लगता है। ये हमने और आपने भी देखा है रोजमर्रा की जिंदगी में। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं जो झूठ बोल रहा, लेकिन उस पद पे बैठ के झूठ बोलने वाले पहले व्यक्ति। सामाजिक दृष्टि से देख लीजिए, सामाजिक दृष्टि से जब आप अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, आपके यहाँ लोग जिस तरह की गाली देते हैं अल्पसंख्यकों को, जिस तरह का को डिमीन करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वो सबको मालूम है। राजनीतिक आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक आप किस बात के करेंगे? एक तो इलेक्शन जिस तरह से होता है और जिस तरह से आप अपने को कंडक्ट करते हैं, चाहे वो संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, लेकिन भाई किसी भी उसमें डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज होती है इलेक्शन। आज आपने पढ़ा बांग्लादेश में किस तरह से शेख हसीना जो थी, वो 18 करोड़ लोगों के वोट को उन्होंने, एक तरह से उनके वोट्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। हम क्या उस स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं? क्या हम आज आज किसी बोले क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको लगता है ट्रांसपेरेंट है? आपको लगता है कि वो पार्टिसन नहीं बिहेवियर है उसका? सबको लगता है। अब आप इसको अपनी स्मार्टनेस मानते हैं, आप ये स्मार्टनेस मानते हैं कि मैंने कर लिया और देखिए मैं पकड़ा नहीं गया। आप उससे आते हैं जहां पे आपका जो सबसे नंबर 2 जो सबसे ताकतवर आदमी है, वो जाके आपके जो सोशल मीडिया के वॉरियर आप उसको बोलते हैं, उनको कहता है कि झूठ बोलो और ऐसा बोलो कि पकड़ ना पाए कोई। अगर आपका गुरु मंत्र और मूल मंत्र उस जगह पे बैठ के ये है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप रक्षा की बात करते हैं, आपने रक्षा में क्या तबाही ला दी है? आपको अंदाज है रक्षा में आप क्या कर रहे हैं? आप विदेश नीति की बात करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट का हमारा एक ये था कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी होगी। हमारे 9 देश हम घिरे हुए हैं, जो 9 देश हमारे पड़ोसी हैं, एक से भी आपके संबंध अच्छे नहीं है। आप भूटान की बात करें, भूटान से बड़े अच्छे हैं। भूटान यूनाइटेड नेशन में आज की तारीख में राष्ट्र के रूप में वो, उसकी वहां प्रेजेंस भी नहीं है भाई। डू यू कंसिडर भूटान एज अ देश? भूटान बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है, लेकिन मेरा कहना है कि भूटान से आपके संबंध अच्छे हैं, आप यही इसी को लेके टॉम टॉम करते हैं। मालदीव्स में आप क्या कराए? मालदीव जैसा छोटा देश जिसका मैं हरदम कहता हूं, जिसकी सबसे ऊंचाई इतनी है कि अगर एक लंबा आदमी खड़ा हो जाए तो वो डूब जाएगा। मालदीव इज अ कंट्री जहां पे शायद मैक्सिमम सी लेवल का जो उनका हाईएस्ट पॉइंट है वो 7 फीट या 7.5 फीट है। आप ऐसे देश से आप झगड़ा कर रहे हैं, आप उसमें बड़े खुश हैं कि उसने अपने मंत्री, मैंने जब उसके कुछ मंत्रियों ने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैंने उनको निकलवा दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मोदी जी हैज कॉम्प्रोमाइज विद द पोजीशन। जो प्रधानमंत्री का पद है उसकी गरिमा को ही नहीं नष्ट किया है। एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ पॉलिटिकल पर्सन ऑल्सो, जो वो माइलस्टोन कर रहे हैं वो खराब, मतलब उससे खराब, उससे रोज लगता है कि अब इससे खराब वो नया मापदंड फिर कर देते हैं कि अच्छा ये गाली, मैं ये भी गाली दे सकता हूं, तो मैं 141 लोगों को बाहर फेंकवा सकता हूं, उनकी सांसदी हटा सकता हूं। अच्छा अब ये तो आप, मैं ये भी कर सकता हूं। तो एवरी डे ही कम्स अप विद हिज ओन रिकॉर्ड टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। वो रोज उनका एक रिकॉर्ड अपना तोड़ने में वो खुद ही रेस लगा रहे हैं। अजय।
जी आनंद, मैंने भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में जहाँ एज़ अ कंट्री वी हैव रियली गॉन डाउन। मेरे हिसाब से पहला जो है वो है रिलीजन को लेकर जो हुआ है, कि हमने इतनी एनिमोसिटी पैदा कर दी है या कोशिश करते रहे हैं, खैर बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, बट फिर भी एज़ अ स्टेट पॉलिसी हम माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सेकंड ग्रेड सिटीज़न देखना चाहते हैं। तो ये रिलीजियस हेट्रेड ये अनअबेटेड चलती आ रही है। अभी एक विदेशी व्यक्ति विलियम डैलिम्पल जो का हिस्टोरियन है और बहुत वेल नोन है, उन्होंने कल परसों ये ट्वीट किया कि अगर हम इस तरह से जितनी भी हमारी जो सांस्कृतिक संपदा है, जो हेरिटेज है, वो हमें मिली है और हम इसे तोड़ते जाएँगे, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पे टूरिस्ट आएँगे, वो दुबई और सिंगापुर चले जाएँगे। इस ट्वीट के आने के बाद आनंद ये काफ़ी हड़कंप सा मचा। मेरे ख़्याल से आज ये आया है कि ये तोड़ना, ये आगरा में ये मुबारक मंजिल का ये फ़ोटो है, ये मुबारक मंजिल तोड़ी जा रही थी, इसको रोक दिया है। और ये अकेला ही नहीं है, हमने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात हुई, राम मंदिर बन गया, लेकिन ये वहाँ पे आरएसएस या जो हिंदू राइट विंग है, वो रुके नहीं। वो एक के बाद एक और जगह क्लेम करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप रुकिए, फिर भी ये चलता जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, आगरा में और कितनी जगह ये पुरानी चीज़ें तोड़ी गई, एक शाही हमाम है और एक ज़ोरा बाग है और लोधी एरा का एक मॉस्क है, ये सब जगह गिराए गए हैं। और इधर मोदी जी चादर भेज रहे हैं अजमेर शरीफ में, ये किरण रिजिजू जी लेके जा रहे हैं। तो दिखाना कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन रिलीजियस हेट्रेड रिमेन्स अनअबेटेड और ये नीचे एक स्टेटमेंट है ओवैसी जी का है कि ये सब कुछ चल रहा है, अगर मोदी जी चाहें तो ये बंद कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। तो आनंद, इसके बारे में आपका एक कमेंट ज़रूर चाहूँगा। नहीं, ये सर मोदी जी नहीं, मोदी जी ये शायद समझ नहीं रहे हैं कि जो इंडिया एज अ कंट्री, जो हमारी ताकत थी वो ये थी कि समावेशी थे, वी आर इंक्लूसिव। कोई भी आ जाए यहाँ पे आता था, वो हमारे मतलब जो ट्रेडिशनली बहुत सी चीजें चली आ रही होती थी उसकी कुछ चीजें अडॉप्ट करता था, उसकी कुछ अच्छी चीजें हम लोग अडॉप्ट करते थे, और वो एक एक इंक्लूसिव सोसाइटी के रूप में हम लोग जीते थे। मोदी जी उस सोसाइटी को तार तार कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आरएसएस की विचारधारा बीजेपी उसको तार तार करने में लगी हुई है। क्योंकि अगर आपको इस बात का पे शाबाशी मिलती हो कि देश के गद्दारों को आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को और फिर वो माइक करके कराते हो कि गोली मारो और फिर गाली दिलवाते हो, अगर आपको इस बात की शाबाशी मिलती हो कि मतलब पार्लियामेंट के अंदर आपका एक सांसद एक एक अल्पसंख्यक सांसद को गंदी गाली देता हो और आप उसका कुछ नहीं करते हो, तो यू आर ऑल्सो, आप इसको कहीं ना कहीं से एनकरेज कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई कुछ कहे, आज देश में जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में खास करके जो मुस्लिम हैं, वो करीब 15% हैं, जिनकी 23-24 करोड़ की आबादी है। वो आज 99% मैं बोल रहा हूं अपने को सेकेंड रेटेड सिटीजन जैसा उनको डर लगता है। उनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, उनको लगता है कि उनको मुंह नहीं खोलना चाहिए, चाहे उनका व्यापार हो, चाहे उनकी नौकरी हो। हम उनके रिप्रेजेंटेशन को कहीं नहीं कर रहे हैं। और खास करके इसके आंकड़ा ये, आपने क्या बना रखा है, आप एक भी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं बनाएंगे, चाहे उस मतलब कहीं इक्का दुक्का कोई हो गया तो हो गया, लेकिन पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो पार्टी जो रूल कर रही है उसका उम्मीदवार ही नहीं बनेगा। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, मंत्री और बाकी बनना तो छोड़ दीजिए, उसको उम्मीदवार तक नहीं बनाया जाता है। तो आप एक पूरे पक्ष को एलिनेट करके किनारे कर दे रहे हैं। आप एक एक हमारे देश की एक ऐसी कौम जिसपे फक्र है इस देश को, और जिसने इस देश के जो हमारी जो साझी विरासत है उसमें उसका योगदान शायद सबसे प्रमुख रहा है। मैं सिख कौम की बात कर रहा हूं। आप उनको खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी, आप और आपके लोग लगातार ये बोलते रहते हैं। आप लगातार, आप पंजाब जाते हैं कि मैं आज जान बचा के भाग आया, मेरी आज जान बच गई। आप इस तरह के किसको टारगेट कर रहे हैं? आप क्यों ये कर रहे हैं? आप पहली बार ये हो रहा है कि
जो देश के जितने ये सारे लोग हैं, आप केवल यही पे नहीं रुकते हैं। आपका जो जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो डॉक्टर अंबेडकर की हंसी उड़ाता है। उनका कहना है कि अंबेडकर, मतलब आपके मन में जो जो नफरत है वो अब इतनी ज्यादा हो गई है कि उससे देश की एकता पे भी प्रभावित हो रही है। ये मेरे हिसाब से ये हो रहा है, और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसको तुरंत अगर नहीं स्टॉप किया, जैसा आपने दिखाया कि आपके यहाँ कौन आना चाहेगा, आपके यहाँ से लोग भाग रहे हैं, आपके दोस्त भाग रहे हैं, आपके राज्य से सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हैं। जो भी पैसा इधर उधर से या तो इस स्थिति में है, या जो इस स्थिति में है कि बैंक का बड़ा कर्जा, एक नया मॉडल आपने और बनाया, बैंक से बड़ा कर्जा लीजिए और भाग जाइए और फिर वहां चैन से रहिए विदेश में। तो मैं इसको मानता हूं कि जो सबसे बड़ी 1 से 10 तक, अगर आप जिसको कहते हैं ना, जो सबसे मुश्किल चीज हुई है देश के लिए, और जिसके लिए केवल और केवल बीजेपी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, वो इस देश का भाईचारा, जो आपसी रहने का एक लंबी परंपरा थी, वो इफेक्टेड कहीं ना कहीं हो गई है। अजय जी आनंद, अब दूसरा विषय है, और ये मेरे हिसाब से है कि शायद मोदी जी पहले हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल ही डजंट केयर फॉर द पुअर। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो डिमोनेटाइजेशन कहेगा और सब गरीबों का पैसा निकलवा लेगा। और इन्होंने कहा था अगर 3 महीने में ठीक नहीं हुआ तो आप मुझे खड़े होके चौराहे पर मारना। आज तक हम डिमोनेटाइजेशन का असर देख रहे हैं, और ये अरुण कुमार जी आपके ही चैनल पर आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि 5 साल हो गए और अभी भी वो डिजास्टर हम सब लोग मिलके सह रहे हैं। और दूसरी चीज ये मैंने इस पे बहुत डिटेल में डेटा भी निकाला था कि रेलवे से आपने सेकंड क्लास के डिब्बे गायब कर दिए और वहां पे लगा दिए 3 टायर एसी और सेकंड एसी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना था। मैं कल गया था अपनी डॉटर को छोड़ने सिकंदराबाद स्टेशन पर तेलंगाना एक्सप्रेस में। जब वो प्लेटफॉर्म पर आती है तो लोग अपनी जान पर खेल के, जो सेकंड अनरिजर्व 2 कोच हैं, एक शुरू में लगता है और एक आखिर में, और उसमें जिस तरह से लोग भाग के चढ़ते हैं अपनी जान पे खेल के, वो मेरे पास उस समय कैमरा नहीं था, मैं आपको दिखाता। पर 75 साल आजादी को हो गए, हम गरीबों को बैठने के लिए एक डिब्बा नहीं दे सकते जहाँ वो बैठ के जाना चाह रहे हैं, उसमें भी वो लड़ झगड़ कर अंदर जाते हैं, क्योंकि रिजर्व में अगर वो बैठेंगे उन्हें उतार दिया जाएगा। तो रेलवे इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, मेरे पास बहुत से ऐसे हैं, जीएसटी है, एमएसएमईज में क्या हुआ, मतलब जो लोअर वर्ग है आज की तारीख में, बीजेपी सरकार को उनसे कोई मतलब नहीं है, और जो इनके मंत्री डालते हैं वो झूठ लिखते हैं। अब अश्विनी वैष्णव का मैं एक-एक ट्वीट निकाल के एनालाइज़ कर सकता हूँ कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने ये डेटा खुद इकट्ठा किया है, मैं ट्रैवल किया हूँ, जिन गाड़ियों में ये इन्होंने डिब्बे हटा दिए थे। आनंद। जी, दो बातें कही थी, एक तो रेलवे की बात और एक डिमोनेटाइजेशन। अजय, ये डिमोनेटाइजेशन 5 साल नहीं 8 साल हो गए हैं, और जितना देश को आर्थिक रूप से जो कमजोर करने का काम किया है, वो शायद इनको समझ ही में नहीं आया कि इन्होंने कितना कितना बड़ा नुकसान किया है। ना समझ में आया है, ना समझ में आएगा। जब आप गरीबों की बात कर रहे हैं तो केवल वो गरीबी नहीं, जो हमारी बैकबोन थी, और 2007-2008 का जो हम लोग मुद्रास्फीति को जब हम झेल गए थे, जब पूरी दुनिया एक मेल्टडाउन उस समय कह रहे थे, उसको हम झेल गए थे, उसका एक बड़ा कारण हमारे सेविंग्स भी थी। और वो सेविंग्स का ये था कि हाउस होल्ड सेविंग्स है हमारे और आपके घर में। हम सबको पता है कि आधे टाइम अगर आप जाइए आज की तारीख में लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहर में रहते हुए भी, आज भी बैंक में जाइए तो वो आधे टाइम तो ये रहता है कि नहीं, सर्वर काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट सो इजी। अब वो मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि नोटबंदी से आपने जो घरेलू महिलाओं के पास जो कुछ पैसा रहता था, जो जो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे एक ऐसे समय आपके काम आता था, उसको आपने बंद किया। आपने ये जानते हुए
किससे गलती हुई है? आपने अपनी जिद में उन सब चीजों को नहीं किया। आपका वो क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि कितना काला धन आया? क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि आपने एक छोटे नोट को बंद किया और एक बड़े नोट का आपने चलन इसलिए कर दिया क्योंकि आपके दोस्त मित्र जो है उस नोट को रख सके? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेलवे की जब आप बात करते हैं, ये देश जो है वो, अब मुझे ऐसा लगता है, और आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, हम लोग 2-3 दिन पहले ये बात कर रहे थे और किसी ने ये, मतलब किसी एक मेरे दर्शक थे, उसके रिएक्शन में कहा असमानता बहुत बढ़ गई है अजय। और ये जब आप केवल रेलवे के नहीं, इन जनरल एक बात कर रहा हूं, 140 करोड़ में बीजेपी और मोदी जी को ये लगता है कि 14 करोड़ लोगों के लिए ही बस आपको मैनेज करना है। बाकी जो 125 करोड़ लोग हैं वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, ना आपको दिखते हैं, ना आप उनके लिए कुछ हुए हैं। हालांकि मैं बहुत लिबरल होके ये 10% बोल रहा हूं, कायदे से तो आप 0.001%, आपको लगता है कि ये जो 2, 4, 5, 10 लोग हैं उन्हीं के लिए आप इस देश की पॉलिसी बनाई और उसी में मगन नहीं। लेकिन मैं फिर भी 10% इसलिए बोल रहा हूं, 14 करोड़ लोग, अगर आप पॉपुलेशन वाइज राष्ट्र की वो करें कि 14 करोड़ कहां पे हम होता है, सिर्फ 14 करोड़, तो दुनिया का 9वें नंबर का देश रशिया है जिसकी आबादी 14 करोड़ है। आप मतलब हमारी 1/10 आबादी, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी दुनिया के 9वें देश के बराबर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आपको क्या है कि आपको केटर इनको करना। हम देखिए, हमें देख के कभी कभी ताज्जुब होता है, लखनऊ शहर में अगर BMW, मर्सिडीज, ऑडी और किसके किसके अगर शोरूम खुल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। मुझे ठीक से याद है, और हम सब लोग जब मैं और आप महंगे स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, जो बहुत प्रिविलेज स्कूल थे, लखनऊ शहर में मुझे कोई मर्सिडीज नहीं दिखती थी। एक हमारे समय में एक गाड़ी आती थी इम्पाला, वो एक बड़ी सी गाड़ी होती थी जो शादी ब्याह में कभी कभी लोग किराए पे ले आते थे। पूरे शहर में 1 या 2 गाड़ियां थी। हमारे यहाँ मुझे ठीक से याद है, लखनऊ में VR मोहन हुआ करते थे, मोहन मेकिन्स के जो मालिक थे, उनके पास एक इम्पाला थी। आप जब कभी दिल्ली जाते थे इत्तेफाक से, तो वहां आपको एम्बेसीज की गाड़ियां ये सब दिखती थी, जो महंगी वाली गाड़ी। आज आप कौन सा ऐसा गली और कौन सा ऐसा मोहल्ला नहीं है, चाहे हैदराबाद हो चाहे लखनऊ, जहां पे ये गाड़ियां ना हो। मतलब मैं जिस जगह रहता हूँ उस पार्किंग में तमाम ये सब महंगी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये असमानता आपने इतनी ज्यादा कर दी है। हम लोगों ने इस बात को कहा था, और शायद ये एक देश का, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दुख की बात है, असंवेदनशीलता की बात है। मोदी जी तो वैसे हालांकि कह चुके हैं, और रिकॉर्ड सतपाल मलिक ने कहा था कि जब उन्होंने कहा था कि 700 से ऊपर ज्यादा किसान मर गए हैं, तो उन्होंने कहा था कोई मेरे लिए मरे हैं। तो उनको लगता है कि कोई ये गरीब है तो मेरे लिए कोई है, तो क्या आपके लिए? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी शायद असंवेदनशील हैं या उनके पास ये समझ ही नहीं है। 2700 करोड़ रुपए का अपने घर का रेनोवेशन करा के, PM रेजिडेंस बनवा के, वो अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि तुम शीश महल बना रहे हो। नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, उसमें 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ खर्च हुए चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में, लेकिन वो, उनको ये नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितने महंगे जहाजों में घूम रहे हैं। उनके एक दिन के वो जो कपड़े इधर, वैसे मैं एक चीज बताऊं, 2024 का तो उन्होंने कपड़े बदलने की रफ्तार कम कर दी है। नहीं तो वो तो मतलब दिल्ली से उड़ते थे एक कपड़ा पहन के, जम्मू में उतरते थे दूसरा कपड़ा पहन के। वो उस आधे घंटे, पौन घंटे की फ्लाइट में जल्दी जल्दी कपड़ा बदलने का मतलब, सोचिए, देश का प्राइम मिनिस्टर बजाय ये सोचने की कि मैं क्या बोलूंगा, क्या कहना है, नीति क्या है, वो क्या, वो जल्दी जल्दी, मतलब अगर आधे घंटे के अंदर आपको कपड़ा बदलना है, अगर छोटे जहाज जब दिल्ली से लखनऊ आते हैं तो वो पूरा चाय इसलिए नहीं देते हैं कि वो चाय टाइम नहीं है इतना, तो 40 मिनट के अंदर, तो ये उसमें कपड़ा बदलने के लगे हुए हैं। तो मेरा जो बात है कि बिल्कुल मिसप्लेस वो है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। आप एसी कोचेस हटा दीजिए। आप अब अजय, इवन अब जो पुअर मैन हैं उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया भाई। ये मैंने कल कहीं डाला, तो मेरे एक दर्शक ने बात कही थी जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि आज वी ऑल फील गिल्टी एट टाइम्स, जब कभी आप किसी होटल में जाते हैं और वहां का जो बिल आप पे करते हैं वो आपके साथ काम करने वाले की 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा होता है। और ये कोई, मैं अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं, इट इज हैपनिंग एंड वी एंड यू फील गिल्टी अबाउट इट। हमें आत्मग्लानि होती है कि मैं क्या कर रहा हूं।
इस बात को जब हमने और सुधांशु ने कहा था, तो एक व्यक्ति ने एक ऐसा रिमार्क दिया, उसने कहा कि साहब उसने लिखा है, मैं जानता नहीं हूं, नाम मैं भूल गया हूं, उसका रिमार्क आया था कि मैं अभी गया था, मैंने परफ्यूम खरीदे थे जो मेरे दफ्तर के कुछ लोगों की तनख्वाह से ज्यादा थे, और कह रहे हैं जब से आपका मैंने सुना है, मैं परफ्यूम लगाने में मुझे लग रहा है मुझे उस परफ्यूम से बदबू आ रही है। ये देश की नियति है और ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ये आप एयरपोर्ट जाते हैं, वी हैव मेड अ क्या ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट में कौन लोग चल सकते हैं? आप बुलेट ट्रेन किसके लिए बना रहे हैं? तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि बिल्कुल मिसप्लेस प्रायोरिटी है देश की, इनके लिए वही 14 करोड़ लोग हैं, बाकी इनको लगता है कि भेड़ बकरी है, उनको 80 करोड़ लोगों को आप अनाज 5 किलो अनाज दे के आपको लगता है मैं वोट खरीद लूंगा। हो सकता है वक्ती तौर पे आप वोट खरीद ले रहे हो, लेकिन एज अ कंट्री हम लोग कुछ अजीब तरह की एक हो गए हैं, जहां पे जो सबसे अमीर और सबसे गरीब नहीं बोलूंगा, सबसे अमीर और बहुत अमीर में भी बहुत फर्क हो गया है। बाकी नीचे की तो बात छोड़ ही दीजिए। लगता है कि 2 4 5 उद्योगपतियों के, या उद्योगपति कहना तो भी गलत है, 2 4 5 जो ब्रोकर हैं, जो आड़तीय टाइप लोग हैं, उन्हीं के लिए देश चलाया जा रहा है। ये एक बहुत वरिड, मतलब इसके लिए आई एम वेरी वरिड अबाउट इट। अजय, आपको भी लगता होगा, मैं इस पे आपसे पूछ लूं, डोंट यू फील एट टाइम्स कि ये देश, हम लोग टाटा बिरला बोलते थे, हमें याद है ठीक से, जब हम लोग थे कि टाटा बिरला, तो टाटा बिरला की कोई कंपनीज थी, कोई स्टील बना रहा है तो कोई चादर बना रहा है तो कोई कुछ कर, आपको आज की तारीख में लगता है कि कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, इनको ये कुछ करते हैं? अंबानी जी कहने को अब अपना ठीक है, पेट्रोकेमिकल का उनका लार्जेस्ट प्लांट या क्या क्या हो गया, बट अदरवाइज हमारी प्रायोरिटीज कहीं गड़बड़ है अजय। ये आनंद, आई थिंक इसमें यही है कि ये सारी चीजें होती हैं जो देश का एक माहौल सही होता है, समथिंग टू लुक अप टू। जैसे आपने कहा, जब हम स्कूल में थे, छोटी-छोटी बातों पे हम खुश हो जाते। एक नई गाड़ी चल गई, एक गोमती एक्सप्रेस चल गई दिल्ली से वही 5.5 घंटे में कानपुर। दीज़ वर स्मॉल थिंग बट वी सॉ द नेशन मूविंग अहेड। 2014 और उसके बाद धीरे-धीरे से ये माहौल बिगड़ गया है, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? मतलब मेरे को यही नहीं पता मैं रहूँगा कल इंडिया में, नहीं रहूँगा। मैं हो सकता है दुबई शिफ्ट कर जाऊँ, मैं यहाँ पैसा क्यों लगाऊँगा? तो इस बीच में दैट्स व्हाई आई सेड द होल थिंग हैज़ बिकम डिसइल्यूजनमेंट। उस माहौल में कोई भी नहीं पैसा लगाएगा। चलिए आनंद, आज का समय यहीं पर खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे इस बारे में। 1-2 प्रश्न और थे, आपसे अगले हफ्ते पूछूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एज़ हमेशा की थैंक यू तरह। अजय, थैंक यू, थैंक यू।